गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस मैथ की, जो कि हम किसके लिए ले रहे हैं, नाइन्थ क्लास के लिए। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हैं जो नाइन्थ के मैथ को समझने के लिए आपके काम आने वाले हैं, वो सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे उसमें जो आपका सिलेबस है उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक मिनट का मुझे समय दें। चलिए, संख्या पद्धति है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। पहला आता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसे तो आप सभी बच्चों को पता होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पर हम इसे जो है यहाँ पर फिर से जो है अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आप सभी बच्चों को आता है परिमेय संख्या क्या होती है, आप जो है जो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, उसकी परिभाषा। चलिए आगे देखते हैं तो फटाफट से कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो बच्चों, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं और इसको कहते हैं, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पता होगा सभी बच्चों को। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि 1/2। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसके रूप में जो लिख सकते हैं। ठीक है जतिन, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। 1/2, 2/5, -3/11, क्या ये एक परिमेय संख्या है? -3/11 जो है, क्या वो एक परिमेय संख्या है? ठीक है, कैसे है? क्योंकि हमें पता है कि जो परिमेय संख्या मतलब होती है वो क्या होती है, उसमें जो है p और q के रूप में हम इसको लिखते हैं, जहां पर p और q दोनों ही क्या होंगे बच्चों, दोनों ही पूर्णांक होंगे। और हमें पता है कि जो पूर्णांक होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि -3/11 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और 2018/2019 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या -25 एक परिमेय संख्या है? या माइनस का जो 25 है वो एक परिमेय संख्या है? गुड इवनिंग सभी बच्चों को। यस ठीक है, मैम। परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, अगर है तो आप इसे कैसे कह सकते हो? ये तो हमने इसको सिर्फ -25 लिखा है, ये तो p बटा q के रूप में नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं? अगर हम क्या करें, ठीक है बहुत अच्छे, अगर हम क्या करें, अगर हम इस 25 -25 के नीचे एक लिख दें, तो हम इसे जो है वो p बटा q के रूप में लिख पाएंगे। और ये हमारी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो आपने बच्चों खुद जो है अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ डाउट पूछना है, आपने ध्यान रखना है कि आपके कारण क्लास में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। अभी आप मुझे यहाँ बताइए कि 1/2, 2/4, 10/20, 25/50 और 47/94 में आपको क्या जो है वो कोई समानता नजर आ रही है? बेटा शिवरात्रि तो नहीं है, बताएं बच्चों, इनमें आपको कोई समानता नजर आ रही है? आपको दिख रहा है कि कुछ इसमें सेम है? ठीक है, क्या सेम है बेटा? माइकॉन को क्या बता सकते हो, या चैट बॉक्स में तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। माइकॉन को क्या बताएं, क्या आपको इसमें सेम दिख रहा है? तो ठीक है, इसमें सेम है, क्या सेम है वो देखिए। ये अगर फ्री में से। इसे काटें, ठीक है, अगर मैं इसे काटूं, मैंने यहाँ पर इसे काटा तो यह 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 47 एकम 47, 47 दूनी 94। देखिए यहाँ पर आप चाहे गुणा करके देख लीजिए, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 तो 1 9, 94 आ गया है ना। तो मतलब जब जब हम इसे काटेंगे तो हमें जो है वो 1/2 यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2, सभी जगह 1/2 और 1/2 ही आया है ना। तो ये इनके बीच में क्या थी? ये इनके बीच में एक समानता थी, सिमिलैरिटी थी कि अगर हम इन्हें काटें तो हमें जो है अपना पहली परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो अगर कभी ऐसा होता है आपके पास जो है वो 2 परिमेय संख्या आपको दी गई है और आप उन्हें काटते हो, ठीक है, और वो जो है उनका उत्तर जो है वो एक समान आपको नजर आए, कैसा नजर आए? एक समान। आपके पास 2 परिमेय संख्या दी थी, आपने उन्हें काटा, उनके सरलतम रूप में लिखा, अगर वो उनका उत्तर एक जैसा आए तो हम कहेंगे कि ये समान है। और ये क्या है? इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो है तुल्य परिमेय संख्याएं। कैसी परिमेय संख्याएं?
तुल्य परिमेय संख्याएं जो कि आपस में बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं 1/2 बराबर है 2/4 के, 2/4 बराबर है 10/20 के, और 1/2 भी बराबर है 10/20 के। मतलब ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये एक दूसरे के बराबर मानी जाएंगी। हम नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, ठीक है, हम नहीं कह सकते कि ये बड़ा है और ये छोटा है, जबकि ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, बराबर है। ये सारी की सारी क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कीजिए, 1/3 की 4 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या लिखिए, तुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो कैसे हम लिखेंगे इसकी तुल्य परिमेय संख्या, तो कुछ नहीं करना, जो आपको संख्या दी गई है उसे यहां पर ऐसे लिख लीजिए और उसे जो है गुणा कर लीजिए ऊपर और नीचे सेम अंक से, एक जैसे अंक से। मान लीजिए मैं इसको पहले गुणा करती हूँ 3 से, मैंने इसे गुणा किया 3 से और इसे भी गुणा किया 3 से, तो उत्तर आया 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। ये आ गई मेरी पहली तुल्य परिमेय संख्या। किसके तुल्य है ये, 1/3 के तुल्य है। फिर मैंने 1/3 फिर से लिया, अब हमने इसको फिर से गुणा करना है, किसी भी नंबर से कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे ऊपर कर रहे हो उसी से नीचे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि इसको 2 से कर लिया, इसको 3 से कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, जिससे आप ऊपर गुणा कर रहे हो उसी संख्या से नीचे भी गुणा करना है। तो मैंने इसे कर लिया 4 से, ठीक है। 4 एकम 4, 4 3 12, ये आ गई दूसरी हमारे पास तुल्य परिमेय संख्या। अब तीसरे निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फिर से इसको गुणा कीजिए। 1/3 को गुणा कर देना है हमने 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15। तो देखिए आ गई तीसरी तुल्य परिमेय संख्या। और 1/3 को ही अगर हम यहाँ पर गुणा कर दें 2 से, देखिए मैंने ऊपर 2 से गुणा नहीं किया था, यहाँ पर मैं इसको 2 से गुणा कर सकती हूँ, है ना। तो ये आ गए 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो 3/9 ये सारी हमारे पास क्या आ गई, ये सारी हमारे पास जो है वो तुल्य परिमेय संख्या आ गई। किसके तुल्य, 1/3 के। तो 1/3 बराबर है 3/9 और ये दोनों बराबर है 4/12 और ये तीनों बराबर है 5/15 के और ये चारों बराबर है 2/6 के। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये आपस में कैसी हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं इन्हें हम कहेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक बच्चों समझ आ गया तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हो। इन्हें हम कहते हैं तुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा बच्चों तो आप मुझसे जो है बीच में खुद से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपने फटाफट से इनका जो है वो उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको सबसे पहले बच्चों कैसे आपने सॉल्व करना है, पहले तो आप ये सुन ले। कभी भी आपको कोई से 2 वर्ग अगर दिए हो तो आप कुछ ना करें, सबसे पहले आपने क्या करना है, उनके लिख लें कि उस वर्ग में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। जैसे ये होल नंबर है, होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या है, तो पहले लिख लीजिए कि पूर्ण संख्या के वर्ग में आते कौन कौन है। तो सभी को पता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। और ये हमारी प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक के उसमें जो है कौन कौन सी आती है, तो वो आती है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या आपको आपकी प्राकृतिक संख्या में नजर आ रही है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्याएं आपको आपकी प्राकृतिक संख्याओं में नजर आ रही हैं। अगर तो आपको सारी की सारी नजर आ रही हैं तो आप कहोगे कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको कोई एक भी नजर ना आए, मतलब कि देखिए 1 2 3 तो नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या 0 आपको नजर आ रहा है, नहीं। तो अगर एक भी संख्या ऐसी है जो आपको दूसरे वाले ग्रुप में नजर नहीं आए तो हम कहेंगे ये कथन जो है वो असत्य है, ये जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो आपको जो है ये फिलअप में आ सकता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, है ना, कि क्या ये होती है कि नहीं होती है। और आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, किसी भी तरह से आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, और ना ही पूर्ण संख्या, एक मिनट, 0, हाँ पूर्ण संख्या में तो है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, क्या सारी की सारी जितनी भी हमारी इस यहाँ पर हमको पूर्ण संख्याएं दिख रही हैं क्या वो सारी की सारी प्राकृतिक होंगी। तो हम कहेंगे अगर 1 से शुरू करें तब तो होंगी, है ना, 1 से शुरू करें तब तो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन 0 तो यहाँ नहीं आ रहा। तो मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक नहीं होती, ठीक है। और अगर आपसे इसी को उल्टा पूछ लिया जाए, आपको पूछ लिया जाए कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण होती है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण होती है, बताएं सभी बच्चे। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या होगी? तो यहां देखिए बिल्कुल सिंपल है इसका आंसर भी कि हाँ होगी। कैसे होगी? क्योंकि देखिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी मुझे अपनी पूर्ण संख्या में नजर आ रही है ना? क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में जो है मुझे सभी की सभी नजर आ रही है। हाँ, एक्स्ट्रा भी है। मैं नहीं कहती कि सिर्फ प्राकृतिक है, एक्स्ट्रा भी है, जीरो भी है, लेकिन जीरो से हमें क्या लेना देना? क्या जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या में था? नहीं था। तो अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा को भूल जाइए, सिर्फ अपना ये वाला ग्रुप देखें और ये वाला ग्रुप देखें। तो अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, उल्टा करें, आपसे पूछे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती हैं, तो आप कहेंगे होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, तो हम कहेंगे ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, या तो अगर आपको समझ आ गया तो बच्चों वाई टाइप कर दे। थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी आप पूछे, कोई भी डाउट अपने मन में आपने नहीं रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको उत्तर दिया गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि जीरो जीरो जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए जो है हर एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है बच्चों कि क्या एवरी इंटीजर, क्या प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक परिमेय संख्या हो सकती है? तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं आपने सोचना है, आपने जो है लिख लेना है कि पूर्णांक में आते कौन कौन है। तो पूर्णांक में आता है जीरो, पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं, है ना, और आती हैं ऋणात्मक संख्याएं। अब बताएं, और परिमेय संख्याओं में तो कुछ भी आ सकता है, जीरो तो आएगा ही आएगा, 1/2, 3/4, है ना, 4 भी इसमें आएगा, -4 इसमें आएगा, -5 इसमें आएगा, सो ऑन। और यहाँ पर 6 इसमें आ सकता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि जो प्रत्येक पूर्णांक है क्या वो परिमेय संख्या होगा? ठीक है, तो काफी बच्चे कह रहे हैं कि हाँ होगा। कैसे होगा बच्चों, अगर आप इसका रीजन बता पाए तो? अगर हम क्या कर दें अपने हर एक पूर्णांक में, आप चाहे तो माइक ऑन करके अपना रीजन बता सकते हैं। अगर हम क्या कर दें, अगर हम प्रत्येक पूर्णांक में क्या लगा दें उसके नीचे? किसी बच्चे को इसका रीजन नहीं पता कि इसका उत्तर हाँ क्यों है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। अगर देखिए हम अपने प्रत्येक पूर्णांक के नीचे एक एक लगाते चले जाएं, क्या लगाते चले जाएं? बटा एक बटा एक बटा एक बटा एक बटा एक। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो हमें कभी ना कभी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर -5 भी है, इसको बटा एक करके लिखो, इसको ऐसे लिखो, तो ये नंबर मतलब यहाँ पर -4/1 आना था, है ना, और यहाँ पर 6/1 भी आ सकता था। तो मतलब ये नंबर तो हमें अपनी परिमेय संख्याओं में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जितने भी पूर्णांक है उनको तो हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, अपने सभी पूर्णांकों के नीचे एक एक लगा दो तो परिमेय बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय होता है। लेकिन अगर आपसे यही सवाल उल्टा करके पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, ये आप सोच के रखिए, क्योंकि आगे आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए आपने अभी याद रखना है कि हर एक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बटे में एक लगा दीजिए तो वो जो है वो परिमेय बन जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को, m की जगह पे आप कोई भी पूर्णांक लिख दीजिए, उसके नीचे अगर आप m/1 के रूप में लिखो तो वो क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी? तो परिमेय संख्या के यहाँ पर लिखते हैं फटाफट से, हमें क्या क्या यहाँ देखने को मिल सकता है? -1/4, 2/3, 0, 6/2, 6/4, -9/7, ये सब हम मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं अपने परिमेय संख्या में। और पूर्णांकों में हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और -1, -2 एंड सो ऑन। तो अब बताएं, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक पूर्णांक होगी? प्रत्येक परिमेय संख्या, ये कह रहे हैं कि ये एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, पर क्या ऐसा है? क्या आपको ये चीजें जो है वो पूर्णांक के कैटेगरी में नजर आ रही हैं? क्या आपको ये सारे अंक जो है वो पूर्णांकों के वर्ग में जो है वो नजर आ रहे हैं बच्चों? आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं हमने 2/3 लिखा हो या 6/4 लिखा हो?
ऐसा नहीं है ना, हमने यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि परिमेय संख्या को हम हमेशा p बटा q के रूप में लिखते हैं, और p बटा q में कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर 5/6 भी आ सकता है। लेकिन जो पूर्णांक होते हैं वो कभी भी p बटा q के रूप में जो है वो नहीं लिखे जाते, ये सिर्फ 0 1 2 3 ऐसे रूप में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में होगा p बटा q, और पूर्णांक में जो है वो p बटा q नहीं होता। सिर्फ इसके q के जगह पे सिर्फ एक ही हम लिख सकते हैं, और लेकिन परिमेय संख्या की q के प्लेस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1 लिख लो, 2 लिख लो, 4 लिख लो, जैसे यहाँ लिखा है, देखिए 7 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है ना। तो इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी के लिए आपको शायद मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी। ठीक है, 1 मिनट का मुझे समय दें। ठीक है, अभी आपको मेरी जो स्क्रीन है वो नजर आ जाएगी। 1 मिनट का आप बस मुझे समय दें। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आपको यहाँ पर एक और चीज सिखाई जाएगी, जिसका आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित, क्या है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है, जैसा आपको आपने अपनी जो है बुक में क्वेश्चन देखा भी होगा, आपको कहा जाता है कि 3/5 है ना, और 4/5 के बीच में जो है वो परिमेय संख्या निकाल के बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपको तो चलिए लिख के दिया होता है कि 6 परिमेय संख्या निकालिए, 5 परिमेय संख्या निकालिए, 4 परिमेय संख्या निकालिए, पर अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो क्या आप बता पाएंगे? क्या आप एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएंगे कि कितनी परिमेय संख्या होती है? तो ऐसा नहीं होता, हम नहीं बता पाते कि कितनी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या इसके बीच में होती है, मतलब कि अनंत होती है। अनंत का मतलब सभी बच्चों को पता होगा, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, मतलब कि आपको जो चलिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 6 निकालो, 5 निकालो या 4 निकालो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में होती कितनी है एग्जैक्ट, तो आप कहोगे कि उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। जितनी आप निकालना चाहो उतनी आप निकाल सकते हो। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि गिनती कहां तक है, तो आप कहते हैं हमें नहीं पता। जहां तक आप गिनती बना सकते हो वहां तक बना लीजिए, है ना। तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है कि हम नहीं कह सकते कि इन दोनों के बीच में जो है वो 6 परिमेय संख्याएं हैं, या 7 है, या 10 है, जबकि इनके बीच में कितनी है वो किसी को नहीं पता। जितनी आप निकालो उतनी निकलती जाएगी, मतलब कितनी होंगी, अपरिमित। ठीक है, कोई परिमित नहीं है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि अनंत है। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है वो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो वाई टाइप कर दीजिए फटाफट से। अगर आपको इस लाइन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछे। ठीक है, इस लाइन में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछें, कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से वाई टाइप आप कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे ने वाई टाइप किया है, बाकी बच्चों को क्या समझ नहीं आ रहा है? सभी बच्चे अपना जो है वो आंसर दें। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल से यहाँ पर बातें हैं, है ना। तो अभी हम इसको प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि 1 और 2 के बीच में जो है वो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं इस 1 और 2, पहले तो देखिए ये परिमेय संख्या अभी नहीं है, अभी मैंने इसको किसके रूप में लिखना है, p बटा q के रूप में लिखना है। तो लिख देते हैं, ये है 1/1 और ये है 2/1। ठीक है, अगर मुझे अभी क्या करना होता है, मुझे पता करना है कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो हम जो है इनके हरों को बराबर करेंगे। हरों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। वैसे तो इनके हर बराबर है, पर हमें अभी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसको जो है वो सेम डिजिट से गुणा करेंगे। ठीक है, इसको भी मैं किसी अंक से गुणा करूंगी, और इसको भी मैं उसी अंक से गुणा करूंगी, ताकि मेरे हर जो है वो बराबर रहे। ठीक है, तो चलिए मैंने सोचा कि मैं इसे 100 से गुणा कर देती हूँ। तो ये आ गया 1 × 100, और ये आ गया, ये भी आ गया 1 × 100। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 2 × 100, और यहाँ पर आ गया 1 × 100। तो देखिए ये बन गया है 100/100
और ये बन गया है 200/100। अब आप देखिए कि 100/100 और 200/100 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्या आपको देखने को मिलेंगी। 100 के बाद 101, 102/100, 103/100 है ना, बटे में 100 आपने जरूर लगाना है। तो मतलब हमें जो है कुल 99 जो संख्याएं हैं वो हमें इन दोनों के बीच में जो है वो मिलेंगी, है ना, मिलेंगी ना। तो इसका मतलब है कि अभी इनके बीच में जो है वो 99 परिमेय संख्या है। पर क्या इनके बीच में सिर्फ 99 ही है? तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको 1000 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये बन गया 1000/1000 और ये बन गया 2000/1000। तो अब देखिए यहाँ पर 999 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में आ गई। तो इसलिए आपको पिछले लाइन में कहा गया था कि हम कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितनी परिमेय संख्या जो है वो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में आएंगी, क्योंकि ये अनगिनत है, ये अपरिमित है, अनंत है। जितनी आप निकालना चाहो उतना आप निकालिए। अगर आप इसको 10,000 से गुणा कर देते तो अब देखिए कितनी ज्यादा 9,999 संख्याएं जो है इनके बीच में आ जाएंगी। तो ये था उसका मतलब जो आपको पीछे लाइन बताई गई थी, ठीक है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है तो आपने कहना है कि अनंत होती है, अपरिमित होती है, ठीक है। लिख देते हैं एक बार, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित, ठीक है, मतलब कि अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो अभी हम फटाफट से जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो ये भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या होता था जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते थे, है ना। लेकिन हमारी अपरिमेय संख्या कैसी है जिनको हम p/q के रूप में जो है वो नहीं लिख सकते। इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, उसी को हम जो है अपरिमेय कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिमेय का उल्टा है ना। परिमेय का उल्टा क्या होगा? अपरिमेय। अगर परिमेय को आप p/q के रूप में लिख पा रहे हो तो अपरिमेय को नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। देखिए आपको यहाँ कहा गया है रूट का वर्गमूल 3, वर्गमूल 11, पाई और 0.1011011110 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल उठा होगा कि पाई जो है वो कैसे अपरिमेय है। क्यों पाई को अपरिमेय कहा गया, जबकि पाई की वैल्यू तो हम कितनी लेते हैं? पाई की वैल्यू तो हम लेते हैं 22/7, है ना। आपके मन में सवाल आ रहा है ये कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, फिर आपने क्यों कहा कि ये अपरिमेय है? अगर आ रहा है तो भाई टाइप कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो बच्चों ये सवाल आना चाहिए, है ना। ये आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ जबकि पाई को तो हम लिखते हैं 22/7 और आप कह रहे हो तो अपरिमेय है। तो बच्चों होता क्या है कि जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है, मतलब जो इसका असली मान है, वो बहुत बड़ा है और वो 22/7 नहीं है। ये हम बस मान के चलते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 है ही नहीं। हम बस एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं। अगर आप पाई की असली वैल्यू निकालने की कोशिश करो या आप अगर नेट पे सर्च करो पाई की असली वैल्यू, तो आपको पता लग जाएगा कि पाई की वैल्यू ये नहीं है। पाई की वैल्यू जो है बहुत बड़ी है, ठीक है। ये कैसा, आपने अगर दशमलव प्रसार पढ़े होंगे तो ये कैसा प्रसार है? अनवसानी अनावर्ती, मतलब कि ना तो इसका जो शेषफल है वो कभी 0 आ रहा है ना। ना तो इसका शेषफल जो है वो 0 आता, जब हम पाई की वैल्यू निकालते हैं तो शेषफल जो है ना तो वो 0 आता है, और ना ही इसका भागफल, ना ही इसका भागफल जो है वो खुद को रिपीट करता है। यहाँ पर एकदम नॉट, रिपीट भी नहीं करता है। तो मतलब आप इसको हल करते जाओगे तो आपका आंसर जो है वो चलता जाएगा, चलता जाएगा। ना तो इसका शेषफल 0 आएगा, ना ही इसका भागफल खुद को रिपीट करेगा। तो इसलिए बच्चों पाई जो है वो कैसा है? पाई जो है वो अपरिमेय है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पाई कैसा है तो पाई है अपरिमेय। लेकिन अगर आपको पूछा जाए 22/7 कैसा है तो ये बेशक परिमेय है, ठीक है। 22/7 को आप बेशक परिमेय लिख दीजिए, लेकिन जहां पर पाई आ गया, पाई हमेशा कैसा होगा? अपरिमेय होगा। तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया बच्चों तो फटाफट से राइट टाइप कर दीजिए। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसलिए पाई क्या होगा? हमेशा अपरिमेय। बाकी 22/7 को आप चाहे परिमेय कह दो, है ना, क्योंकि 22/7 को तो हमने p/q के रूप में लिखा है। एन मतलब बेटा क्या आपको समझ नहीं आया? एन का मतलब यहां पर होता है नो, कि मैम समझ नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो अपन ना माइक ऑन करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जितनी भी देखिए वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अपरिमेय होती हैं, ठीक है। जितनी भी वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है? ये जो आपका चिन्ह आप देख रहे हो इसको कहते हैं हम वर्गमूल, ठीक है। ये है हमारा वर्गमूल, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो अब आप मुझे यहाँ पर बताइए कि क्या वर्गमूल 2 और वर्गमूल 4 क्या ये दोनों अपरिमेय है?
क्या ये दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं? ठीक है, सभी बच्चे बताएं आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं इसको देख के कि क्या ये दोनों अपरिमेय है। हमने अभी पढ़ा कि वर्गमूल वाली संख्याएं जो है वो अपरिमेय होती हैं, तो क्या ये दोनों ही अपरिमेय होंगी? ठीक है, तो अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ होंगी, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों इनमें भी दो केसेस होते हैं। कैसे केसेस होते हैं? दो केसेस होते हैं। वो कैसे होंगे कि आप जो है अपने इस वर्गमूल को हल करने की कोशिश करो। क्या कोशिश करो? वर्गमूल को जो है हल करने की कोशिश करो। चलिए दो का तो हम बाद में करेंगे, पहले चार का करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या इस वर्गमूल को हटाने के लिए हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 4 मिले। अगर आपको ये वर्गमूल बच्चों हटाना है तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसको उसी से गुणा करने पर 4 मिले। तो क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको हम उसी से गुणा करें और 4 हमें उत्तर में मिले? दो। दो, वेरी गुड, दो है ना। दो को आप दो से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया, रूट के अंदर हम इसको लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर होता क्या है। यहां पर ऐसा होगा कि अंडर रूट ये है हमारा वर्गमूल, और जब हम 2 गुणा 2 लिखते हैं तो इसको हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 को घात के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात कितनी आएगी? 2 की घात कितनी आएगी बच्चों? कितनी बार 2 लिखा गया है? एक, दो। 2 बार 2 लिखा है ना, तो मतलब 2 की घात आएगी 2। ठीक है, अगर यहां पर लिखा होता 3 गुणा 3 तो 3 की घात कितनी बार आती? पहले तो हम 3 लिखेंगे क्योंकि 3 खुद को जो है बार बार गुणा कर रहा है। 3 लिखा, अच्छा यहाँ पर एक और बार लिख लेते हैं। 3 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, गुणा कर रहा है, पर 3 लिखा कितनी बार गया है? कितनी बार लिखा है 3? 1, 2, 3 और 4, 4 बार लिखा है ना। तो जितनी बार लिखा जाता है उसको हम उसकी घात के रूप में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 की घात 4। ठीक है, तो यहां पर आ गया 2 की घात 2। तो होता क्या है बच्चों, जो ये वर्गमूल होता है और जो ये वर्ग होता है, ये है हमारा वर्ग, क्योंकि अगर घात 2 हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। और ये है हमारा वर्ग मूल। तो अगर जो हमारा वर्ग और वर्गमूल होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, और ये आपस में जो है वो कट जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। ये इससे कट गया तो अंदर क्या बच गया? सिर्फ 2 बच गया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा जो उत्तर आया वो आया सिर्फ 2। ठीक है, जब इसका अंदर वर्ग हो रहा हो और बाहर वर्गमूल हो तो ये आपस में कट जाएंगे, और इनको काट के जो है बीच में क्या बच गया है? 2 बच गया है, इसलिए जो है उत्तर आएगा 2। और अब इसके ऊपर वर्गमूल जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो वर्गमूल नहीं लगेगा। तो जब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो हमने देखा कि उत्तर आया 2। अब बताइए क्या 2 एक परिमेय संख्या है? जो आपका 2 है, क्या वह एक परिमेय संख्या है? यस मैम। है ना, क्योंकि इसको हम लिखे 2/1, तो ये मैंने लिख दिया है p/q के रूप में, और ये परिमेय संख्या है। अब चलिए इस पे आते हैं। तो मतलब कि देखिए माइनस, मैंने अपना इसको हल करने की कोशिश की, जब मैंने इसको हल किया तो मेरा उत्तर आया 2। ये वर्गमूल जो है वो हट चुका है, तो मतलब ये एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर आपको सारी की सारी संख्याएं वर्गमूल के अंदर दिख रही हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारी की सारी अपरिमेय हो। कैसी हो सकती है? परिमेय भी हो सकती है। कब वो परिमेय होगी? अगर उसका वर्गमूल जो है वो आप हटा पा रहे हैं तो वो परिमेय होगी, नहीं तो उसे हम अपरिमेय लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है आपके पास वर्गमूल 2। इस वर्गमूल को हटाने के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको उसी से गुणा करने पर 2 आए। पर क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको मैं उसी से गुणा करूं और 2 आए? क्या मैम? अगर आपकी नजर में कोई संख्या है जिसको मैं उसी से गुणा करूं और मुझे 2 मिले तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं है, देखिए क्योंकि मैं इसको गुणा करती हूँ अपनी सारी संख्याओं को, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो अब 1 और 4 के बीच में कौन आता है? 1 और 4 के बीच में आता है 2 और 3। तो मतलब 2 और 3 के लिए ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है जिसको हम उसी से गुणा करें और हमें 2 या 3 मिले। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर क्या होगा? ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। तो इसका मतलब है हम इसका जो अंडर रूट है वो नहीं हटा पाएंगे। हम इसका जो ये वर्गमूल है इसको हम नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो है ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं है। तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही यहाँ पर लिखेंगे। इसका वर्गमूल हम नहीं हटा पाए तो ये कैसी संख्या होगी? इसका वर्गमूल हम नहीं हटा पाए हैं तो ये कैसी संख्या होगी? परिमेय या अपरिमेय? सभी बच्चे बताएं कैसी संख्या ये होगी अगर हम इसका वर्गमूल नहीं हटा पा रहे हैं? तो क्या ये परिमेय होगी या ये अपरिमेय? अपरिमेय।
ठीक है, वेरी गुड। कैसी होगी? ये होगी अपरिमेय। तो आपने बस हमेशा याद रखना है कि अगर आपको कभी ऐसी वर्गमूल वाली संख्या मिल जाए तो आपने उसको पहले हल करने की कोशिश करनी है। हल हो गया, हट गया आपका वर्गमूल, तो परिमेय लिख देना, नहीं तो क्या लिख देना? अपरिमेय। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझाया गया कि कैसे कैसे हमने इसको हल किया और कैसे जो है इसका उत्तर जो है हमने निकाला है। तो देखिए, ये आपकी निकली अंत में कैसी? अपरिमेय संख्या, है ना, क्योंकि हम इसका जो वर्गमूल है वो नहीं हटा पाए थे, और ये निकली हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने यहाँ पर बात की कि हम जो है 2 को लिख सकते हैं 2/1, है ना। हम 2 को लिख सकते हैं 2/1 के रूप में। मैंने इसे लिख दिया p/q के रूप में, और ये जो है परिमेय बन गई ना। तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख लो। जो आपका अंडर रूट का 2 है, वर्गमूल का 2 है, उसके नीचे भी 1 लगा लो, तो p/q के रूप में तो ये भी आ गई, है ना, आ गई ना। तो क्या अब ये परिमेय है? क्या अब ये संख्या जो है वो परिमेय है? क्योंकि हम तो ऐसा ही करते हैं कि कोई भी संख्या अगर हमें दिख रही है जो परिमेय नहीं है, उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, उससे वो परिमेय बन जाती है। तो मैंने जो है अपने वर्गमूल 2 के साथ भी ऐसा ही किया। तो क्या अब ये परिमेय बन चुकी है? कोई बच्चा मुझे बताए, जो भी आपके मन में आ रहा है, हाँ ना कुछ भी। ठीक है, तो अभी एक बच्चे ने कहा कि हाँ, इसे हम परिमेय कह सकते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा इसका जवाब देना चाहे तो? ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि ये परिमेय Yes, ma'am. होगी। ठीक है, एक ने कहा है कि नहीं होगी। तो बेटा बता सकते हैं कि क्यों ये परिमेय नहीं होगी? यहाँ पे आपको ऐसे कोई बच्चों डरने वाली बात नहीं है। आप खुल के अपना आंसर दिया करें, जो भी आपके मन में आता है थॉट, आप यहाँ पर शेयर करें। ठीक है, हाँ, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था। तो बच्चों, हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो कैसी होती है। उसको हम लिख सकते हैं किस रूप में? p/q के रूप में। ठीक है, p/q के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होते हैं? क्या होते हैं p और q? पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, या पूर्णांक होते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है अपनी पहली स्लाइड में, सभी बच्चे बताएं कि p और q हम क्या यहाँ पर लेते हैं? क्या हम पूर्ण संख्या लेते हैं या प्राकृतिक या पूर्णांक? ठीक है, जैसे अभी जतिन ने कहा कि हम क्या लेते हैं, इनको हम पूर्णांक लेते हैं, है ना। p/q को जो है वो हम पूर्णांक मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूर्णांक होते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या वर्गमूल का 2 एक पूर्णांक है? कि कभी आपने देखा कि पूर्णांक के वर्ग में जो है वो ऐसे अंडर रूट वाली चीजें आ रही हो? कभी आपने ऐसा देखा? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये एक पूर्णांक नहीं है। बेशक हमने इसको p/q के रूप में यहाँ लिख लिया है, मैंने जो है वो वर्गमूल 2 के नीचे 1 लगा के इसको p/q के रूप में भले ही लिख लिया है, पर फिर भी ये परिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि p जो है वो यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, और हम कहते हैं कि परिमेय संख्या वही होगी जिसका p और q दोनों ही पूर्णांक हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है वर्गमूल का 2/1 जो है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाई जाएगी। अभी आपको समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ? जिन बच्चों ने यस लिखा था, या जिन बच्चों को समझ नहीं आया था, अभी आपको समझ आया कि ये क्यों जो है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाई जाएगी? अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दें। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी के अभी आप मुझसे बच्चों पूछें, मन में आपने कोई भी डाउट जो है वो नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, एक बार ही आपने वाई टाइप करना है, बार बार नहीं करना है। ठीक है, तब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन या फिर दशमलव प्रसार, जो कि आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा काफी अच्छे से, है ना। तो जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छा, उनका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। जिन्हें नहीं आता, जिन्हें डाउट है, तो उनके यहाँ पर डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को बच्चों ऐसी संख्या यहाँ पर दी गई होगी, क्योंकि हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है परिमेय संख्या ही दी गई होगी। तो ऊपर वाला होता है बच्चों अंश, ठीक है, और नीचे वाला होता है हर। तो कभी भी अगर आपको कोई परिमेय संख्या या कोई भिन्न दिया गया है, तो आपने हमेशा इस चीज को याद रखना है। चाहे तो आप इसे अपनी कॉपी पे अभी के अभी लिख लें कि जो आपका अंश होता है वो हमेशा ही अंदर जाएगा। ठीक है, अंश हमेशा अंदर रहेगा, और जो आपका हर है वो हमेशा ही बाहर रहेगा। चाहे आपका अंश बड़ा हो छोटा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंश हमेशा अंदर जाता है, ऊपर वाला हमेशा अंदर जाता है, नीचे वाला हमेशा बाहर रह जाता है। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताएं, कि ये वाली चीज सही है या ये वाली चीज? नंबर 1 ठीक है या नंबर 2 ठीक है?
नंबर नंबर टू 1 ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नंबर 2 टू क्या है वो? हाँ, नंबर 2 ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि देखिए जो अंश है हमारा, अंश जो है वो अंदर मैंने नंबर लिखा है, सिक्स और जो हर है वो मैंने बाहर लिखा है, इसलिए नंबर 2 क्या है वो ठीक है। नहीं बेटा, जो मुस्कान कुमारी जी के नाम से और कैप्टन जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हो, बेटा इसका आंसर 1 नहीं होगा। क्योंकि देखिए अभी अभी आपको बताया कि जो अंश है वो आपका कहाँ रहना चाहिए, अंदर, और हर जो है बाहर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हर है वो अंदर चला गया है ना, और जो अंश है वो बाहर मैंने लिख दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? हर आपका बाहर रहेगा और अंश आपका अंदर जाएगा। तो यहां पर देखिए वैसे इन्होंने लिखा है 7 और 1, ये हमारा हर और ये हमारा अंश। तो हमने क्या करना है, जब भी हमें पूछा जाए कि इसका दशमलव प्रसार निकालिए, तो बच्चों हमने क्या करना होता है, इनको भाग देना होता है। मतलब 7 से मैं 1 को भाग दूंगी। कब तक इसको भाग देना है? जब तक कि आपका जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए। कब तक भाग देना है? जब तक जो आपका शेषफल है वो 0 ना आ जाए, तब तक आपने इसको भाग जो है वो देते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग देना यहाँ पर। क्योंकि देखिए एक जो है वो बहुत छोटा है, तो इससे तो सॉल्व होने नहीं वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव की मदद लेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया दशमलव, और यहाँ पर भी एक दशमलव मुझे लगाना ही होगा, और यहाँ पर दशमलव लग चुका है, तो मतलब यहाँ मैं एक 0 ले सकती हूँ। तो ये बन गया मेरा 10। तो 7 दूनी तो 14 होता है, तो मुझे लेना होगा 7 एकम 7। ठीक है, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ पर एक और 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 भी छोटा है, तो आ गया 0। 7 चौके होता है बच्चों 28। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम दशमलव के बाद जो है वो हर एक स्टेप में एक एक 0 लेते रहेंगे, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हमने दशमलव लगा लिया है तो हम हर एक स्टेप में एक एक 0 बच्चों ले सकते हैं। तो यहाँ पर 28 बन गया था, ये 30 बन गया था, 7 चौके 28 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 2 क्रॉस एक और 0 मैंने लिया यहाँ पर, तो आ गया यहाँ पर 20। 7 21 होता है, तो 7 दूनी 14। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं तो क्या आएगा अभी, 6। ठीक है, 20 में से 14 गए तो 6 आता है, एक और 0 ले ली, तो ये बन गया यहाँ पर 7, और 7 अट्ठे होता है बच्चों 56, है ना। माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया क्रॉस एक और 0 लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया ये 40। 7 पंजे होता है 35, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 5, एक और 0 ले ली तो उसको भी नीचे ले आएंगे, तो ये बन गया 50। 7 सते होता है 49, है ना। 7 सते कितना होता है, 7 सते होता है बच्चों 49, तो यहाँ पर आ जाएगा 49। माइनस कर दीजिए तो क्रॉस, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 0, और इसको भी नीचे उतारेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10, और फिर से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, 7 एकम 7। ठीक है, हम यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे, 7 एकम 7, क्यों? क्योंकि नीचे 10 बन गया है और हमें फिर से यहाँ पर 1 लेना पड़ गया, तो 7 एकम 7 मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आ गया 7, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर से 0 लेंगे तो आ जाएगा 30। अब फिर से यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 7 चौके 28। ठीक है, माइनस कर देंगे क्रॉस, और फिर से आ जाएगा यहाँ पर 2, फिर से 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 20, और फिर से मुझे क्या लेना पड़ेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, और माइनस करो तो फिर से जो है क्या मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 6। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने जब इसको भाग करने की कोशिश की, भाग तो हमने तब तक करना है जब तक कि हमारा जो शेषफल है वो 0 ना आ जाए, है ना। जब तक हमारा शेषफल जो है वो 0 ना आ जाए तब तक तो हमें भाग करना ही पड़ेगा। लेकिन शेषफल तो यहाँ पर 0 मेरा नहीं आ रहा, पर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर शेषफल ने और भागफल ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया है। पहले यहाँ पर 1 4 2 8 5 7 आया था, 7 के बाद फिर से 1 आ गया, 1 के बाद फिर से 4, 4 के बाद फिर से 2, आगे मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 2 के बाद फिर से यहाँ पर 8 आएगा, फिर से 5 आएगा, फिर से 7 आएगा, फिर दोबारा से यहाँ पर कौन आना शुरू हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7, और ये क्रम जो है वो चलता ही रहेगा। मेरा शेषफल जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगा, और भागफल जो है वो खुद को रिपीट करता रहेगा। तो ऐसा भाग अगर आपके पास हो तो इसे हम क्या कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा? अगर आपके पास ऐसा कोई भाग हो रहा है तो उसे आप क्या कहोगे? वेरी गुड, अशांत कहते हैं, और क्या कहते हैं? ठीक है, इसे हम कहेंगे अशांत, या एक और भी इसका नाम होता है, वो होता है अनवसानी, है ना, अनवसानी।
अगर आपको अशांत करवाएगा तो आप अशांत याद रखें, अगर आपको अनवसानी कराया तो आप अनवसानी याद रखें। एक तो ये अशांत है। अब देखिए आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे कंफ्यूज हो जाओगे? मतलब आपको दो तरह के दशमलव होते हैं, एक होता है हमारा शांत, एक होता है हमारा अशांत। तो आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि शांत मतलब शांत। अगर हमारा रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 0 आ गया, ठीक है, अगर मेरा जो शेषफल है वो मेरा शेषफल 0 आ गया, तो मैं कहूंगी कि मेरा जो ये परिमेय संख्या थी, इसका जो दशमलव प्रसार था ये शांत हो चुका है। शांत मतलब खत्म हो गया ना। अब देखिए 0 आ गया तो उसके बाद तो आगे कुछ होगा ही नहीं, तो मतलब शांत हो गया तो इसका मतलब शांत होगा। शांत हो गया तो मतलब शांत होगा। और अशांत का मतलब है कि कितनी कोशिश करी हमने, ये शांत ही नहीं हो रहा, इसका शेषफल जो है वो 0 ही नहीं आ रहा, बहुत इसने अशांति फैला दी है ना। हम इतना सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व ही नहीं हो रहा है, अशांति फैला दी है, तो अशांत हो गया, ठीक है। अगर शेषफल 0 आ गया, शांति से हमारा आंसर निकल गया, तो हम कहेंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हम कहेंगे ये अशांत है या फिर अनवसानी है। क्या है? या फिर अनवसानी। अभी आपको ये दोनों समझ आए कि शांत और अशांत में कैसे डिफरेंशिएट आप करोगे। अगर आपका शेषफल 0 आ जाता तो आप कहते ये शांत है, पर अगर आपका शेषफल देखिए यहाँ पर 0 आया ही नहीं, बल्कि इसने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, ये तो रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है? ये अशांत है। चलिए, दो तरह के आपके पास जो है वो दशमलव के प्रसार होते हैं, इतना आपने यहाँ पर अभी सीख लिया। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। अभी हमने किया अशांत वाला। अब इसमें भी जो है वो कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या होता है आपका? शांत दशमलव प्रसार। इसमें क्या होगा? आपका जो शेषफल है बच्चों, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, नहीं तो नीचे जगह कम पड़ जाएगी, ठीक है। जो आपका शेषफल होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है, नंबर 1 वो 0 आ जाएगा। अब इसका दूसरा केस हम देखते हैं। तो इसका दूसरा केस होता है अशांत या फिर अनवसानी, ठीक है, अशांत या फिर अनवसानी। ठीक है, शांत में तो एक ही केस है कि रिमाइंडर 0, लेकिन इसमें जो है बच्चों आगे को अभी दो केसेस और होते हैं। पहला केस होता है अशांत, ठीक है, तो आप बच्चे कुछ भी लिख सकते हो, अशांत लिखो, अनवसानी लिखो, जो भी आपको स्कूल में लिखाया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर दोनों लिख रही हूं, अशांत या फिर अनवसानी आवर्ती, ठीक है, आवर्ती, ठीक है। ये आवर्ती होता है। क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगी, पहले मैं यहाँ पे इनको लिख लेती हूँ। और दूसरा होता है हमारा अशांत या फिर अनवसानी। क्या होता है दूसरा? अनवसानी और अनावर्ती, ठीक है। क्या होता है? अनावर्ती। चलिए, तो आवर्ती से आपने याद रखना है, जो बार बार आवर्ती जिसकी हो रही है, आवर्ती मतलब कि रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप चाहे इसको ब्रैकेट के रूप में ऐसे लिख लीजिए कि ये रिपीट खुद को करना शुरू कर देगा, लेकिन ये जो है वो खुद को रिपीट नहीं करेगा, नॉट रिपीट, ठीक है। ये जो है वो खुद को रिपीट नहीं करेगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने नॉट रिपीट। तो देखिए यहां पर होता क्या है, पहले तो आपको यहां लिखा गया है अशांत या अनवसानी। तो पहला केस तो आपका यही है कि बच्चों जो इसका शेषफल होगा वो तो 0 नहीं आएगा, है ना। शेषफल तो इसका 0 नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, जो हमारा भागफल है वो खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। जो भागफल है वो खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा, जैसे हमने अपने ऊपर वाले केस में देखा था। तो उसने जो है खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया, 1 4 ऐसे कुछ था, मतलब 7 8 5, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ अभी, 1 4 7 8 5 के बाद फिर से 1 4 7 8 5 ऐसा कुछ आ रहा था, है ना, आ रहा था ना। तो इसका मतलब है कि उसने खुद को जो है वो रिपीट करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वो वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो था अनवसानी आवर्ती प्रसार, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? अशांत है। तो देखिए यहाँ पर भी अशांत है, यहाँ पर भी अनवसानी है, तो मतलब शेषफल जो है वो यहाँ पर भी 0 नहीं होगा, है ना। शेषफल तो हमारा 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। इक्वल टू का साइन लगाओ और ऊपर से काट दो, तो इसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शेषफल तो हमारा 0 नहीं होगा, लेकिन और साथ में क्या हो रहा है, ना तो शेषफल 0 हो रहा, ना ही हमारा भागफल खुद को रिपीट कर रहा। भागफल, इसको भी मैंने लिख दिया नॉट, बराबर है मतलब कि नहीं रिपीट, नॉट रिपीट, ठीक है। तो देखिए ये हमारे 3 तरह के प्रसार होते हैं। आप चाहे तो इन्हें अभी अपनी कॉपी पे लिख लें।
तीन तरह के आपको प्रसार जो है वो देखने को मिलेंगे। पहला होगा शांत दशमलव प्रसार, जिसमें क्या होगा, आपका शेषफल 0 हो जाएगा और भागफल आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी भाग करते हैं तो हमें ऐसे शांत दशमलव प्रसार ही कभी कभी देखने को मिलते हैं, है ना। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके पास होगा अशांत। इसमें भी जो है वो दो इसके पार्ट होंगे। पहला होगा कि शेषफल तो 0 नहीं आ रहा, लेकिन भागफल ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया। दूसरा आएगा कि शेषफल तो फिर से यहाँ पर 0 नहीं आ रहा, लेकिन भागफल ने जो है वो खुद को रिपीट भी नहीं किया, ठीक है, नॉट रिपीट। तो अगर आपको ये तीनों समझ आ गए हैं कि इनके नाम, इनके शब्दों का क्या मतलब है, तो आप मुझे वाइट टाइप करके बता दें। किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट है तो फटाफट से मुझसे पूछे, क्योंकि इनके जो नाम है उसमें ही पूरा का पूरा आंसर छुपा हुआ है। आवर्त मतलब, आवर्ती का मतलब है रिपीट होना, आवर्त कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं कर रहा है। शांत का मतलब है कि शेषफल 0 आ रहा है, हमारा जो दशमलव है वो शांत हो चुका है ना। लेकिन अशांत या अनवसानी है तो मतलब जो हमारा रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन तरह के प्रकार होते हैं। अगर ये आपको समझ आ चुके हैं तो वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। दो बच्चों ने अभी वाई टाइप कर दिया है, बाकी सभी बच्चे भी वाई टाइप करें। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आपने बच्चों पूछना है, यहाँ पर आपने ना डरना है ना घबराना है। जो भी आपके मन में डाउट आता है, कुछ भी डाउट आता है, आप मुझसे पूछिए, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए, हमने देखा तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इसके भागफल थे उसने खुद को क्या करना शुरू कर दिया था, उसकी पुनरावृत्ति हो रही थी, मतलब कि उसने खुद को रिपीट करना जो है वो शुरू कर दिया था। इसलिए कैसा हुआ, अनवसानी और आवर्ती, क्योंकि इसने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया। अब देखिए ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसको फटाफट से हम यहाँ करते हैं। ये 3 है, ये 10 है, इसको हम यहाँ पे भाग देंगे तो लगा दिया मैंने 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी दशमलव की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 3 जो है वो 10 को भाग दे सकता है। तो यहाँ कर दिया मैंने 3 3 9, माइनस कर दीजिए तो आ गया 1, दशमलव लगा दीजिए आ गया 0। यहाँ पर दशमलव लगाया तो यहाँ पे दशमलव लगाना ही होगा, लगा दिया। अब फिर से यहाँ पर 0 है तो आ गया 10, और 3 3 9, माइनस कर दीजिए तो फिर से 1, फिर से 0 लीजिए, फिर से यहाँ पर 0 आएगा, 3 3 9, है ना। फिर से माइनस कर दिया, फिर से यहाँ पर 1, और यहाँ पर फिर से 0 आएगा, तो 3 3 9। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसको जितना मर्जी सॉल्व करूं, क्या मेरा जो शेषफल है वो 0 आएगा? क्या मेरा शेषफल कभी 0 आ पाएगा? क्या आपके लिए क्वेश्चन है, क्या ऐसा कभी होगा कि मेरा शेषफल 0 आए? आपको यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, तो आप बताइए, क्या इसका शेषफल कभी 0 आ सकता है? No, मैम। नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कहा नहीं आएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम इसको जितना मर्जी कोशिश कर ले, हर बार ये कट के 1 रहेगा, 1 से 10 बनेगा, 10 के बाद 9 आएगा, 9 से 1 फिर से 10 बनेगा। तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे हम, ये भी कैसा हमारे पास कैसा प्रसार है, आप बताएं बच्चों, कैसा दशमलव प्रसार है ये, इसका नाम क्या होगा? क्या ये शांत है या अशांत है? आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख लीजिए, शांत है या अशांत है। शांत है तो चलिए कोई बात नहीं, तब तो आप बोलोगे शांत है। लेकिन अगर अशांत है या अनवसानी है तो कौन सा वाला है? अनवसानी आवर्ती है या अनवसानी अनावर्ती है? सभी बच्चे कोशिश करें बच्चों, जब तक आप अपना आंसर नहीं दोगे तब तक मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं। आप चाहे तो माइक ऑन करके बता दीजिए, ऐसा कोई यहाँ पर वो नहीं है कि माइक ऑन करके नहीं बता सकते। ठीक है, अनवसानी है, लेकिन अनावृत्ति है। अनवसानी के आगे कौन सा है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कैसा है? अनवसानी आवर्ती है है। ना, और आवर्ती है। क्यों है आवर्ती? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर 3.3 3 3 3 3 ही आ जाएगा। यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब है कि ये 3 3 3 ही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये है अनवसानी या फिर अशांत, इसे कह सकते हैं हम। अनवसानी है, अशांत है, और साथ में कैसा है? आवर्ती है। क्योंकि ये खुद को क्या कर रहा है, आवर्त करने का मतलब है ये खुद को जो है वो रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट जो है वो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो है वो नंबर 3 ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब, हाँ, अब इसको देखते हैं। ये भी आपका बिल्कुल इजी है। इसको मैं आपको डिवाइड करके बता दूंगी। आपने फिर मुझे बताना है कि ये कौन सा है, ये अनावर्ती है, सॉरी, ये शांत है, अशांत है, या कैसा है, वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट से यहाँ पर भाग देते हैं। यहाँ पर हम दशमलव की मदद लेंगे, तो यहाँ मैंने लगा दिया है दशमलव, और ये आ गया 0। तो 17 56 8 64, 8 8 होता है। अच्छा, दशमलव लगाए तो यहाँ पे भी दशमलव लगाना ही होगा, है ना। 8 8 64 होता है,
8 है 72 होता है, तो 72 तो हम ले नहीं सकते, तो 64 मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर आ गया क्रॉस और यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, एक और 0 यहाँ पर लिया तो ये आ गया 60, 8 64, 7 56, तो 7 8 8 7 56 यहाँ पर मैंने ले लिया। माइनस कर देंगे इसको तो आ जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ गया है 0 और शेषफल यहाँ पर मेरे पास जो है वो आ चुका है 0 और भागफल जो है वो मेरा आ चुका है, भागफल जो है वो आ चुका है 0.875। चलिए तो बताइए सभी बच्चे, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? ये किस प्रकार का जो है वो दशमलव प्रसार है? आपने 3 तरह के भी पढ़े हैं, उनमें से कौन सा ये है? क्या ये शांत है या अशांत है, कैसा है, आप मुझे बताएं। तो बच्चे कोशिश करें। ठीक है, वेरी गुड। कैसा है ये? शांत है। उसके बाद शांत में आवर्ती अनावर्ती का हमें कुछ नहीं लिखना होता। शांत है मतलब कि हम क्या करेंगे, इसको शांत लिख लेंगे और ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। शांत क्यों है? क्योंकि एक तो इसका शेषफल जो है वो 0 आ चुका है, ये शांत हो चुका है। दूसरा इसका भागफल भी हमें जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? शांत। तभी हमने देख लिया कि अशांत दशमलव कैसे होते हैं और शांत दशमलव जो है वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ तक समझ आ गया तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए। पेपर में आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस उसको भाग दे देना है। भाग देने के लिए मैंने आपको अभी भी बताया आपने क्या करना है। इस चीज को हमेशा आपने याद रखना है बच्चों की जो अंश है वो हमेशा अंदर रहेगा और जो हर है वो हमेशा बाहर रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये हमें अभी पढ़ चुके हैं कि दो तरह के जो है वो केस होते हैं। पहला होता है कि जो शेषफल है वो शून्य हो जाता है और दूसरा होता है कि शेषफल जो है वो कभी शून्य ही नहीं होता है ना। तो जो हमारा पहला केस होगा उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहाँ देखिए 7/8 को इन्होंने हल किया था तो इनके पास आया था शेषफल 0 और ये आया था इतना, तो मतलब ये शांत था, है ना। ये भी शांत है, यहाँ पर 0 और 0.5, तो इसमें क्या होता है? शेषफल 0 हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, और आगे क्या दूसरा केस अभी भी हमने पढ़ चुके हैं जिसमें शेषफल कभी भी जो है वो शून्य नहीं होता। शेषफल तो कभी शून्य होगा ही नहीं, तो हम क्या देखेंगे? हम हमेशा अपना भागफल देखेंगे कि जो भागफल है क्या वो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ देखिए 10/3 को हमने यहाँ पर भाग दिया था तो हमारा आया था 3.333333 और 1/7 को भाग दिया था तो आया था 1 4 2 8 5 7 ऐसे करके, है ना। तो ये कैसे था? ये था अनवसानी और आवर्ती, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? खुद को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी आप मुझे एक क्वेश्चन करके बताएं, और अभी क्लास का टाइम भी होने वाला है। तो चलिए अभी आप मुझे ये बताएं कि आपको फर्स्ट चैप्टर में और कोई मतलब डाउट है? अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं पढ़ना, ये आपको आता है, तो आप मुझे बताएं कि फर्स्ट चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चन है जो करने हैं। आपको अगर प्रश्नावली 1.3 करनी है, 5 करनी है, तो आप मुझे अभी बता सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसकी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं आपको आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है।